यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवी में परिवर्तित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नियोरा राष्ट्रीय पार्क, नामथापा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना, जनवरी 2008 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई है? सरिस्का अभ्यारण्य, कार्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सरिस्का अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग विकल्प को आराम से अच्छे से पढ़ पाए। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन का नाम पत्रित करने की योजना। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन का नाम पत्रित करने की योजना है। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड होता है। जब भी यहाँ पे इको मार्क आप आए तो ये लगाइएगा कि पर्यावरण के अनुकूलन ही उत्पाद बन रहा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा लेकिन बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो, यूपीटेट, सीटेट, इन सबका। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दुधवा, कान्हा, काजीरंगा, गिर। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। किसी जल क्षेत्र में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जो जल है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति हो रही है, किसकी वजह से? पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसकी वजह से? ब्लेयर कोरल रीफ, किसकी वजह से मृत हो रही है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भूमंडलीय उष्मन के कारण। भूमंडलीय उष्मन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य, थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य सैंचुरी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य स्थित है
ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर दुष्प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ये त्वचा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, त्वचा। सबसे पहले त्वचा पर जलने के फफोले होते, बाद में अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। सबसे पहले त्वचा पे ही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। हवाई जहाज से नीचे के चित्रों को लेना हवाई सर्वेक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कान्हा, दाचीगाम, गिर, मधुमलाई। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, दाचीगाम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये पूरा टेस्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? ब्राजील, पेरू, भारत, मॉरिशस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मॉरिशस। ऑप्शन सही होता है डी, मॉरिशस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार प्रमुख विभाग है। विकल्प आप सभी के सामने, आराम से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे सही। ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता है सही सी, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1876, 1900, 1950, 2005। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 1876, 1876 में। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, म्यूनिक, प्राग, लंदन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए, जेनेवा में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोल के निकट अवस्थित है? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोल के निकट स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? चमोल के निकट अवस्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? चमोल उत्तराखंड का एक गांव है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है विकल्प के अकॉर्डिंग, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी, आर्द्र, यहाँ पे आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना। आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है ऑपरेशन कोलेरू। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया था किस वर्ष के रूप में? कृषि वर्ष, जल वर्ष, वन्य जीव वर्ष, महिला वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, जल वर्ष, वाटर ईयर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ स्तर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक पूछा जा रहा है? सभी वैसे महत्वपूर्ण है लेकिन सर्वाधिक वन रोपण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका असम में। यहाँ पे असम होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, असम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है कब? संपूर्ण वर्ष में या मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी तीन मौसम में सबसे खराब मौसम में? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा संपूर्ण वर्ष में। संपूर्ण वर्ष में
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया कब? 1972 में, 1980 में, 1999, 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 1980 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। कहां पर? उन्नाव जनपद में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, उन्नाव जनपद में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उनका नाम है, उसका नाम क्या है? भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? समुच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टेदार खेती, सोपान कृषि। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है समुच्च रेखीय कृषि। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट करके सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? समुच्च रेखीय कृषि। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, फ्रेंड्स आप सभी लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा। 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं? ठीक है, अगर आप 15+ स्कोर कर रहे हैं समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इन 30 क्वेश्चन में से अगर आप 15+ पाते हैं तो निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में रीछ तथा हुलुक गिवन वास करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पूछा जा रहा है ये सही है कि ये सही है? केवल एक सही, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, केवल एक। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है, केवल एक सही है, दूसरा इसमें नहीं सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 2 से लेके 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपके कितने तैयार हो रहे हैं? 2, एक साथ 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 26 सितंबर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वेरी गुड। आप लोगों को मैंने कहा था 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं आराम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, 2 और 3। पूछा गया उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है 2 और 3। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रोम में नहीं, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा 2 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन सही होता है सी 2 और 3। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप लोग आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है आप सभी को, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, केवल एक सही है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है कौन सा? दुधवा, काजीरंगा, मानस, नंदा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, काजीरंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है वह है काजीरंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, हमें एनर्जेटिक रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, किस फील्ड में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ टाइम ले लीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवन व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, ओस्लो, वर्न, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, विकल्प आप लोग चूज करिए, आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का हम टाइम देंगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, एजेंडा 21 का संबंध है रियो में पृथ्वी सम्मेलन से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को 2 से लेकर 4 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। नहीं है यहाँ पे लिखा है, तो ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो ऑप्शन समझ में आ जाएगा पेशेंस के साथ। अगला क्वेश्चन, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? फ्रेंड्स आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा क्वेश्चन कैसा है, जिससे कि मैं आगे के वीडियोस अपलोड कर सकूँ। जितना अच्छा आप लोगों का फीडबैक रहेगा, जितने लाइक रहेंगे, जितने कमेंट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगला वीडियो आप सभी तक जल्दी पहुंचेगा।
जितना अच्छा आपका फीडबैक रहेगा उतने ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1965, 1970, 1972, 1980। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, सन 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कलेक्ट करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए मैंने, सभी क्वेश्चन बनाए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अनुच्छेद 51A। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक दो बार वीडियो देखेंगे ना सारी आपकी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य देश के पर्यावरण, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, हाँ, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अनुच्छेद 48 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कब से? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 50 वर्ष से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विश्व वन्य जीव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, पांडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइंस, सागर तट। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ओजोन क्षय से, ओजोन क्षरण से। ऑप्शन हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या है? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, क्योंकि यह उपचायक है, ऑक्सीकारक है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई। इस समय देश में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 96 राष्ट्रीय उद्यान और 550 अभ्यारण्य आते हैं। पहला प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र 1927 में तैयार किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बाघ परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई। आप बताइएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? हम कई बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कहाँ पे हुई? कनाडा में हुई। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकार को इन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प चूज करिए। सही विकल्प कौन सा होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, दोनों सही है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग फटाफट से चूज करिए और रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। 1961 में IUCN
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। अच्छा, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? विलुप्त प्राय प्राणी ज्वाइंट पांडा। ये क्या काम करता है? ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है और उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती, पैसे भी देती है अगर वो मानदंड पूरा कर रहा है तो, जैसा कि इसने निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन हमारे चारों सही होते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 1 जून 1999 को, 1 जून 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? 1972, 1977, 1979, 1980। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कौन सा? हमारा ऑप्शन सही होता है डी, 1980 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है। संधि का संबंध किससे है? स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है खतरनाक कीटनाशकों, विषैले रसायनों आदि पर प्रतिबंध लगाने से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में अधिकांशतः वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से, नदियों, झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कौन सा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, मानवीय बस्ती का कितना भाग जल से ढका है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 1/3, 2/3, 3/4, आधा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग, 71% भाग जल से ढका है। इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको हम 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन चूज कर पाएं। थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे, स्लो चलेंगे। आप लोग शिकायत करते हैं फास्ट चलने के लिए कि हम बहुत फास्ट चलते हैं। तो चलिए आराम से देखते क्वेश्चन को। इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, ओके वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, कैडमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने के कारण होता है? इटाई रोग किस धातु से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कैडमियम। इटाई रोग जल में कैडमियम धातु के मिलने से होता है। जबकि एक क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है टेट का। कौन सा क्वेश्चन है? आप सभी की स्क्रीन पे लिखते हैं, मरकरी पारा के पानी में घुलने से कौन सा रोग होता? मिनीमाता रोग होता है। क्या? पारा से कौन सा रोग होगा? मिनीमाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनैन के बारे में पूछा जा रहा है। मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकलिप्टस, अकोनाइन प्लांट। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा?
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, सिनकोना प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनकोना प्लांट से। लेकिन सिनकोना की किस भाग से प्राप्त होती है, तो आप ऑप्शन पे टिक करेंगे अगर आता है ऑप्शन में छाल। सिनकोना की छाल से क्विनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मलेरिया के उपचार में किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग एवं केसर, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। पौधे का कौन सा भाग होता है, जड़, तना, फूल, फल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, फूल। फूल कली से ये प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में, और लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। ध्यान दीजिएगा, केसर का कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में, और लौंग का केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। कछुआ, फर्न, अमीबा, व्हेल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, कछुआ। कछुआ सरीसृप रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है। ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर क्या रेंग कर चलते हैं, सरक कर चलते हैं, जैसे सांप हुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है ए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेल एक स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोष की जीव है जो प्रोटोजोआ संघ में आता है। फर्न एक पौधा है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, मरुस्थलीय। जीरोफिटिक प्लांट्स के बारे में वो बता रहा है। रेगिस्तान में उगते हैं ऐसे पौधे जहां पे पानी की कमी होती है, और इनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत ज़्यादा पानी का लॉस ना हो। बात समझ में आ रही है। और इनके शरीर में पानी बना रहे, ये इनके में अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है। ये पर्यावरण में रहने के लिए जिस प्रकार से जीव जंतु या पौधे अपने को ढा लेते हैं उसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। तो मरुस्थलीय पौधा अपनी पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेता है। इनकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक गई रहती है, जिससे कि पानी इनको आसानी से मिल सके। तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। वृक्ष का उदाहरण, बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। वृक्ष का उदाहरण यहां पे देखिए, ऑप्शन हमारा यहां पे सही होता है ए, बरगद वृक्ष है। और बाकी यहां पे सारे पौधे, ये जितने हैं, गुलाब, मेहंदी, तुलसी, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके पौधे हैं। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, बरगद। अब यहाँ पे देख लेते हैं, शाक किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, एक साथ देख लेते हैं। देखिए, हरे और कोमल तने वाले पौधे को हम शाक कहते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये तो मैंने शाक के बारे में बताया, अब ये देख लेते हैं झाड़ी किसे कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती, जैसे तना है, ये आधार है, ये तना है, फिर इसके आधार के समीप से यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलना शुरू करती है। ठीक है। तना कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें झाड़ी कहते हैं। और कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने मजबूत होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं, लगभग ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। बरगद हुआ वृक्ष। ठीक है। अब ये इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे
ये हुआ आपका, ये शाख है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं निकली हुई है इसमें, लेकिन इसके तने क्या होते हैं, हरे होते हैं, कोमल होते हैं, और ये पौधे क्या कहलाते हैं, ये पौधे शाख कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए वाला यहाँ शाख हो गया। दूसरा बी वाला, ये देखिए झाड़ी, तने के आधार से यहाँ से देखिए पूरी शाखाएं एकदम से निकली हुई है। यहाँ पे देखिए ये हो गया पूरा झाड़ी। और वृक्ष आपका यहाँ पे ये दिख रहा है। ये तने के बहुत ऊपर से यहाँ से पूरी शाखाएं निकली होती है। तना मोटा होता है, सुदृढ़ होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु निम्न में से कौन सी है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे ए, भोजन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। जबकि यहाँ पे देखिए सौरमंडल, मौसम, ये सभी किसकी विषय वस्तु है? भूगोल की, ज्योग्राफी की। और ये ऊर्जा, ये है साइंस की, विज्ञान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? विकल्प आप सभी के सामने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन हमारा सही होता है बी। ठीक है, इसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लोहे से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्लियर है? और लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया। अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया में क्या होता है? रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनीमिया या अरक्तता। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम, अचार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रख सकते, जबकि आलू से बने चिप्स, सेब से बने जैम, कच्चा आम से बना अचार, इसको हम ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। विकल्प आप सभी के सामने, तो यहाँ पे देख लीजिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ये सभी बीज युक्त होते हैं, इनमें बीज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह फल है जो कि फूल के रूपांतरण से बने, मेन इसका लॉजिक यही है। जबकि आलू और प्याज, यहाँ पे देखिए आलू और प्याज, ये बीज युक्त नहीं होते, इनमें बीज नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? विटामिन ए, डी, सी, बी। ये चारों विकल्प है, उसमें से आपको चूज करना कि कौन सा विटामिन होगा। घुलनशील की बात हो रही है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, केवल 3 और 4, यानी कि विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। मैंने आपको बताया था बचता क्या है फिर, ए, डी, ई, के।
इसको अगर आप सीरीज से थोड़ा सा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, KEDA। तो जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, वो सारे वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। ये तो ट्रिक है आपकी कि आप अगर एक तेल ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, उसमें अगर आप एक कीड़े को डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो घुल जाएगा। तो वही कीड़ा घुल जा रहा है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन हो गए ADE, और जो बाकी बच रहा है B और C, वो किस में है, जल में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? कपास, गन्ना, जट्रोफा, आलू। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका है कौन सा, जट्रोफा। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे, चलिए बी है तो बी ही मान लेते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, जट्रोफा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाया जा सकते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल कहते हैं, क्योंकि इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं बायोडीजल। ठीक है, और जो अवशेष बचता है उससे बिजली भी पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? अब यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल से संबंधित है? खसरा हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, पीलिया हो गया। अब आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए कि कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितने पूरे रोग जल से संबंधित है। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, केवल 2, 3 और 4। अब 2, 3 और 4 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4, हैजा, डायरिया, पीलिया। हैजा, डायरिया और पीलिया किसकी वजह से होते हैं? पानी की, तीनों प्रदूषित जल से होते हैं। अभी मैंने SCRT पढ़ाई थी तो आप सभी को बताया था। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जल की आर्द्रता, नमी को किसके द्वारा मापा जाता है? जल की आर्द्रता, जल की नमी को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, मर्केली स्केल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे बी, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है जल की। ठीक है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, और ये मर्केली स्केल से क्या होता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, सस्पेंशन, इवेपोरेशन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, ट्रांसपिरेशन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। क्लियर है? पोटोमीटर नामक यंत्र से इसे मापा जाता है। आगे चलते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा पानी वाष्पित होता है। आगे चलते हैं, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 5.5 से 7.5 के बीच। पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच की मिट्टी पौधों के विकास के लिए सबसे अनुकूल होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परागण है, परागण क्या है?
परागण है। परागण क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। परागण क्या है? विकल्प आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है। वेरी गुड। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। परागकोश से परागकण निकलते हैं जो कि स्टिग्मा तक यहाँ पे पहुँचते हैं। परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण। परागण ये परागकोश ये नर भाग हो जाता है और यहाँ पे ये मादा भाग हो जाता है और इसके बाद होती है निषेचन की प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन दिया है, एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन है पत्तियों का रंग हरा है। कारण दिया है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। सही विकल्प चुनिए। ए सही है या आर सही है, या ए आर की व्याख्या या आर ए की व्याख्या क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा? आप लोग आराम से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए और आर दोनों सत्य हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी सत्य है, और क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो आर ए की सही व्याख्या भी है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लियर है? चलिए। और क्लोरोफिल पौधों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके उपरांत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? विकल्प आप सभी के सामने। जल्दी से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, जिससे कि टेस्ट देने में अच्छा लगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है एक, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया यानी कि गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों में वृद्धि हो गई, इसी को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जैसे जो जड़ें होती हैं, जो जड़ देखिए, जैसे ये गमले में पौधा लगाया आपने, तो जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और तना ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो जड़ें होती हैं धनात्मक जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। धनात्मक जियोट्रॉपिज्म, इसका मतलब कि ये गुरुत्वाकर्षण के तरफ आकर्षित हो रही है। जहां पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है जिधर की तरफ, उधर की तरफ आकर्षित हो रही है, ये धनात्मक जियोट्रॉपिज्म है। और ये तना, यहाँ पे जो तना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ऋणात्मक जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, और यहाँ पे सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि क्या कहलाती है? ये कहलाती हेलियोट्रॉपिज्म। हेलियोट्रॉपिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, अमरबेल घसकुटा। ऑप्शन हमारा सही होता है अमरबेल या घसकुटा। ये पराश्रयी पौधे का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, पत्तियां नहीं होती, पर्णहरिम का पूरा अभाव होता है, इसी वजह से अपना भोजन नहीं बना पाते। इसका जो तना होता है जिसपे आश्रित रहते हैं, उसके चारों ओर क्या होता है, ऐसे लिपट जाता है और बीच बीच में स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकल करके पोषक के तने के जाइलम में, बीच बीच में जाइलम और फ्लोएम में घुस जाता है। परजीवी मूल जड़ें निकल करके इस तरीके से